हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन अकेडमी वंस अगेन। आज हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर में। आज है लेक्चर नंबर 16। हम जो अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हमने खत्म कर लिया है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, और अभी हम चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ। ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स है ये सारे के सारे हमारे बीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अक्सर हम इस गलतफहमी में रह जाते हैं कि करंट अफेयर्स हमें सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, तो हम सिर्फ फैक्चुअल फैक्चुअल बातें उसकी ज़्यादा याद रखते हैं। तो उससे दिक्कत क्या होती है, हमारी प्रीलिम्स तो हो जाती है, प्रीलिम्स में ठीक नंबर आ जाता है, लेकिन मेंस के जो आंसर्स जब हम लिखते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि हम करंट अफेयर्स का करें क्या। ठीक है। क्योंकि स्टैटिक से हमने रिलेशन बनाया ही नहीं, सिर्फ उसका फैक्ट्स पढ़ लिया। जैसे कोई ब्रिज इनॉग्रेट हुआ तो वो कहाँ हुआ, किस दिन हुआ, किसने किया, ये पढ़ लिया। कितना बजट हुआ, ये पढ़ लिया। लेकिन वहां पर क्यों किया गया ये शायद पढ़ना भूल गए। ठीक है। उससे हमें क्या फायदा होगा ये नहीं पढ़ा। तो जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा। तो उस करंट अफेयर्स का अगर आप एग्जाम्पल्स यूज करते हैं अपने साथ आंसर में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये वाला कोर्स बनाया है, ताकि आप करंट अफेयर्स के साथ साथ अपने स्टैटिक पोर्शन को भी अच्छे से कवर करते जाएं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं हूँ अमरेंद्र पांडे, आपको अभी मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। ये जो हमारा चैनल है लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। ठीक है। लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम में बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए अलग अलग कोर्सेज आते रहते हैं, और मैं कहूँगा कि आप सब इन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आपको रेगुलरली क्लास करना है तो आपको पता रहना चाहिए कि क्लासेस कब हो रही हैं। पहला तो हम बताते हैं कि हमारा रेगुलर टाइमिंग क्या होगा। जैसे मेरा रेगुलर टाइमिंग 8:30 एवरी डे इवनिंग। ठीक है। उसी तरह से सारे एजुकेटर्स का टाइमिंग रहता है, लेकिन जब वो नया कोर्स लॉन्च करते हैं तो वो अलग टाइम पे लॉन्च होता है। ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सारे क्लासेस आप लाइव में अटेंड कर सके, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा आपको कि आपकी क्लास कब होने वाली है। और लाइव क्लासेस ज्वाइन करना भी जरूरी है, क्योंकि लाइव क्लासेस में आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। डाउट जब आप लाइव पूछते हैं तो आपका डाउट उसी समय क्लियर हो जाता है, होता है कि नहीं। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन में डाउट पूछेंगे तो जब तक कमेंट हम पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके डाउट का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है। लाइव में उसी समय आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी यूट्यूब चैनल की बात, जो है लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। ठीक है। मैं इस चैनल में बिहार एग्जाम में से कौन सा एग्जाम पढ़ा रहा हूँ, बीपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और हमारा प्रेजेंस एक और जगह है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप है हमारा एंड्रॉयड और आईओएस पे। वहां पर भी आपको फ्री क्लासेस मिलती है, वो है स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस जो है वो फ्री में मिलती हैं आपको। ठीक है। तो इस स्पेशल क्लास को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप को सिर्फ डाउनलोड करके। लेकिन एक और क्लासेस वहां होती है जो है प्लस प्लस क्लासेस। प्लस क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। सब्सक्राइब करो भाई। तो इसका सब्सक्रिप्शन लेने में आपको थोड़ा सा पैसा लगेगा, कॉस्टिंग है इसका, क्योंकि इसके लिए साथ साथ आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि और जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वो बेनिफिट्स क्या हैं वो देखिए आप, कि वहाँ अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो साथ साथ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगी जो कि एमसीक्यू बेस्ड होती है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आंसर देना है, और उस आंसर के हिसाब से आपका परफॉर्मेंस का एनालिसिस होगा और आपको पता चलेगा क्या आपका वीकनेस है, वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ, ये दोनों पता चलेगा आपको कि क्या है भाई आपका। तो जब ये चीज आपको पता रहेगी कि ये वीक पोर्शन, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे, वो भी पोर्शन आपका धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। साथ ही आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सारे चैप्टर्स आपको सिक्वेंशियली पढ़ाए जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया जाएगा, फिर आपको उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करके एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट तक ले जाया जाएगा, ताकि आपसे एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं, चाहे जितना भी टफ पूछ दिया जाए। ठीक है। उसके बाद है हमारा अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, उसमें आप जिसका भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे बीपीएससी का आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो बीपीएससी के हेड के अंदर जितने भी एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे उन सभी के सारे कोर्सेज आपके लिए ओपन रहेंगे। ठीक है। मान लीजिए आपने यूपीएससी का लिया तो उसी तरह से यूपीएससी के सारे एजुकेटर्स आपके लिए ओपन रहेंगे, आप उनके कोई भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, लाइव कोर्सेज या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज।
किसी में भी इनरोल कर सकते हैं और उसे एज अ बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ एजुकेटर्स हैं जो बीपीएससी में पढ़ाते हैं। अगर आपने बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लिया तो इनसे आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, बीपीएससी में ये जो कोर्सेज हैं हमारे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब कोर्सेज पहले से भी कुछ अवेलेबल हैं। ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सारा का सारा आपका ओपन, सारा चीज आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये है हमारे बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट। एक मंथ का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो ये होता है आपका 1600 रुपीज, 3 मंथ में 4000। उसी तरह से ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, लेकिन इंक्रीमेंट धीरे धीरे कम होते जाता है। 12 मंथ का लेंगे तो आपको सिर्फ 8800 पड़ेगा, 24 मंथ्स के लिए आपको 12800। लेकिन यहाँ पर आप जब पर मंथ का कॉस्ट देखेंगे तो ये ग्रेजुअली रिड्यूस होते जा रहा है। पहला मंथ का, एक महीने का अगर आप ले रहे थे तो कितना लग रहा था, 1600। और वही चीज जब आप 24 मंथ्स के लिए ले रहे हैं तो 1 मंथ का कितना पड़ रहा है आपको, 533 पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही कम हो गया ना, रिड्यूस हुआ ये। तो ये जो बात मैंने बताई ये है एमआरपी आपकी। ठीक है, एमआरपी। अब इसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप सिर्फ AP001 एज अ रेफरल कोड यूज करिए और 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट होगा आपका और आपका ये सारा कॉस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, 11,520 में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक नया रिवॉल्यूशनरी सब्सक्रिप्शन, ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको मिलते हैं पर्सनल कोच। तो ये पर्सनल कोच दे करके हम क्या करेंगे, ठीक है, ये पर्सनल कोच आपका एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड काम करेगा। ठीक है, आप जैसे ही अपने ट्रैक से डेविएट होंगे ये तुरंत आपको वार्न करेगा और आपको ट्रैक पे वापस ले आएगा। इससे क्या होगा, आपका जो प्रिपरेशन है वो हमेशा कंटिन्यूअस स्केल पे चलता रहेगा और आप एग्जाम को टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसका भी प्रिपरेशन कंटिन्यूअस रहता है वही एग्जाम में अच्छा मार्क्स और रैंक लेकर के आता है। साथ ही ये स्टडी प्लानर भी वहां पर मिलेगा आपको, वीकली, मंथली, ईयरली, सारा ट्रैक रिकॉर्ड आपका मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, और ये पर्सनल कोच जो है आपके, वो आपका सारा डाउट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, जब भी प्रिपरेशन आप करते हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं, तो वो सारे डाउट्स आपका क्लियर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका स्टडी प्लान सही से फॉलो हो रहा है ये भी इंश्योर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी कराई जाएंगी। मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका बहुत ही रेयर फेनोमेना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये नहीं कराया जाता है। मैक्सिमम क्या कराया जाता है तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ प्रीलिम्स का है, मेंस का क्या, प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, मेंस से नंबर लाना है, उससे रैंक मिलेगा आपको, तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो उस चीज को हम देख रहे हैं कि वो मोस्ट नेग्लेक्टेड चीज है, तो हम उस पर आपका फोकस कराएंगे ताकि आपका रैंक बहुत से बहुत अच्छा आए। ठीक है, और सारे के सारे बेनिफिट्स जो आपके प्लस में है वो तो सारे रहेंगे ही रहेंगे। यूपीएससी सब्सक्रिप्शन जो है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वो आपका स्टार्ट होता है 4100 रुपीज से। और जब यूपीएससी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको स्टार फैकल्टीज जो है हमारे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, मृणाल पटेल सर हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं, दीपांशु सिंह सर हैं, इन सभी से आपको पढ़ने का मौका भी मिलता है। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन में जो आइकॉनिक वाला है सब्सक्रिप्शन, उसका प्राइस स्टार्ट होता है 70,000 ईयरली से। और अगर आपने इस पे यूज कर लिया AP001 का कोड तो आपको ये 7,000 डिस्काउंट दिला करके कन्वर्ट कर देगा 62,000 में। ठीक है, 7,000 का आपको फायदा होगा सीधा। ठीक है, और ये 36 मंथ का मतलब 3 इयर्स का अगर आपको लेते हैं ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो इस पे आपको मिल जाएगा 14,000 का डिस्काउंट। ठीक है, ये कोड यूज करने पे, नहीं अगर आप ये कोड यूज कर रहे हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 1,41,000। अगर आपने कोड यूज किया तो आपको पे करना पड़ेगा 1,26,000। ठीक है, यहाँ 14,000 का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि ये जो कोड है AP001 ये यूनिवर्सल कोड है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन यूपीएससी में लेते हैं या फिर आईआईटी में लेते हैं या नीट में लेते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन हमारे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उस सब में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने इस कोड का यूज किया तो। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल कोड है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपने करंट अफेयर्स की तरफ। 16th लेक्चर है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो पहला चीज है हमारा आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल अभी रिसेंटली न्यूज में आया क्योंकि इंडिया इसमें दोबारा से ऑब्जर्वर स्टेट
के स्टेटस पे री इलेक्ट हुआ है। ठीक है, इंडिया वॉज री इलेक्टेड एज एन ऑब्जर्वर टू आर्कटिक काउंसिल। तो आर्कटिक काउंसिल में दोबारा से ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया इंडिया को, तो इसीलिए ये न्यूज में आ गया। तो आर्कटिक काउंसिल है क्या वो हम देख लेते हैं। तो आर्कटिक सी सबको पता है, ये ग्लोब है हमारा। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, ठीक है, यहाँ एशिया है, इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये है हमारा आर्कटिक रीजन। तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज का कुछ कुछ पार्ट लगता है। ग्रीनलैंड है, यहाँ रशिया है, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब सब है। तो उसे अगर हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है, ये तो हमने इक्वेटर को साथ में सामने रख के देख लिया ना। अगर हम इस जगह से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो ये हो गया हमारा आर्कटिक रीजन। तो उसका मैप इस तरह से दिखेगा। तो आर्कटिक रीजन में जो जो कंट्रीज हैं उन सबका एक काउंसिल बन गया, वो है आर्कटिक काउंसिल। ठीक है, कितने कंट्रीज है वहां, तो वहां पर 8 कंट्रीज हैं। कौन कौन से कंट्रीज, ये नाम आप याद रख लीजिए। कनाडा है, डेनमार्क है जिसका ग्रीनलैंड और 4 आइलैंड है, फरोर आइलैंड, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएसए। ठीक है, यूएसए आपने सोचा होगा कि यूएसए कैसे आ गया भाई। तो यहाँ अलास्का जो पार्ट होता है ना यूएसए का, वो यूएसए का ही पार्ट है, इसीलिए यूएसए भी है इसमें। ठीक है, जिसका जिसका कंट्री का, ये रशिया का पार्ट है, फिनलैंड का पार्ट है, स्वीडन भी इसमें आ रहा है, नॉर्वे आ रहा है, आइसलैंड का ये आ रहा है पोर्शन यहाँ पर। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का है। तो इसलिए ये सारे के सारे मिल गए और आर्कटिक काउंसिल बना लिया। तो आर्कटिक काउंसिल का काम क्या है वो देख लेते हैं, ये है क्या। तो ये एक फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव। ठीक है, ये काउंसिल जो है यहाँ का इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, क्योंकि आर्कटिक रीजन पूरा का पूरा क्या है, मोस्टली आइस है, आइस। ठीक है, यहाँ पर जो ओशन है ये फ्रोजन ओशन है, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो भाई ये सारा ओशन पिघल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेल्टिंग हो रहा है, आइस का मेल्टिंग हो रहा है। तो आइस मेल्ट करेगा तो यहाँ के जो मैरीन लाइफ फॉर्म है उनका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और वो डेंजर में आ रहे हैं। ठीक है, तो उन सबको प्रोटेक्ट करना है, पहला ये है इनका फंडा। ठीक है, उसके बाद क्या है फंडा इनका, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है इनका फंडा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो ये इसे इस्टेब्लिश किया गया था, 8 कंट्रीज ने मिलकर किया था। कब किया था, 1996 में किया गया था, ओटावा डिक्लेरेशन से। ठीक है, इनका एम मैंने बता दिया कि इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये एक नॉन फॉर्मल ट्रीटी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत फॉर्मल ट्रीटी है और इसमें ये होगा मीटिंग, ये सब जिस लेवल पे होता है यूएन में उस लेवल का नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक काउंसिल है, लेकिन ये नॉट अ फॉर्मल काउंसिल। ठीक है, और ये कोई रिसोर्स एलोकेशन के लिए नहीं है, जैसे बहुत सारा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, ISA। ठीक है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये क्या करता है, सी बेड पे जितने भी रिसोर्सेज है उसके एलोकेशन के लिए ये अथॉरिटी बना है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बेड मिनरल्स कौन सा है, तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ठीक है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, उसका एलोकेशन कराना आईएसए का काम है। लेकिन ये इस तरह का काउंसिल नहीं है। इसका मेन एम क्या है, पहला है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, दूसरा है वहाँ के ट्राइबल पीपल है ना, इंडिजिनस पीपल, उनके ऊपर ध्यान रखना है कि उनका कुछ हार्म ना हो, क्योंकि वो रीजन जो है ये बहुत ही आइसी कोल्ड रीजन है। यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, तो मोस्टली जो रहते हैं ना वो ट्राइब्स रहते हैं। जैसे इस एरिया में रहते हैं चकची ट्राइब रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलास्कन के ट्राइब रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्राइबल्स भी यहाँ पर रहते हैं। तो ये इंडिजिनियस पीपल का भी हमें प्रोटेक्शन करना है, प्लस इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन करना है। तो 6 ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग indigenous people of Arctic region have also been granted status of permanent participant in the council। तो इसमें सिर्फ कंट्रीज नहीं है, जो जो इंडिजिनस पीपल के जो ये ग्रुपिंग है ना, इंडिजिनस पीपल का ग्रुपिंग, उन्हें भी हमने क्या किया है, परमानेंट पार्टिसिपेंट की तरह इसमें जगह दी है। ठीक है, तो काउंसिल और क्या करता है, तो काउंसिल डज नॉट प्रोहिबिट द कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्स इन द आर्कटिक। ये तो हमने पहले ही बताया, ये इसका रिसोर्स से लेना देना नहीं है कुछ भी, कि आर्कटिक रीजन में बहुत सारा ऑयल रिजर्व है तो हमने मिल करके एक काउंसिल बना लिया कि दूसरे को इंटर नहीं करने देंगे, वैसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये है कि
इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है या नहीं, वो देखना इसका काम है। ठीक है, यहाँ पर कोई रिसोर्स का एलोकेशन नहीं होता है और दूसरे को कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन के लिए ये कोई प्रोहिबिशन भी नहीं लगाता है। ठीक है, आर्कटिक काउंसिल क्या है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ नैम। नैम अभी न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि हम कुछ देख रहे थे कि 2017-16 ऑनवर्ड्स क्या हो रहा था, नैम का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो गया था इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस कम हो गया, ये हमें पता कैसे चलता है, जब भी कोई नैम का मीटिंग या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग होता है ना, तो हमारे इंडिया से कौन जा रहा है उसमें रिप्रेजेंट करने इंडिया को, उससे पता लगता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2016 में हमारे देश से गए थे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद 2019 जब आया 19 आया तो कोई फॉरेन सेक्रेटरी ये लोग भी गए थे। ठीक है, तो उस समय तक हमें लगा कि अब वो नाम लगता है रिलेवेंट इंडिया के लिए नहीं रहा। ठीक है, इस तरह का हमें लग रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि 2020 जब आया, 2020 आया जब, तो हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे। ठीक है, 2020 जब आया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इसे रिप्रेजेंट करने चले गए, नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो प्राइम मिनिस्टर का जो पोजीशन होता है और प्रेसिडेंट का जो पोजीशन होता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। अगर ये दोनों कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां अभी हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर मोदी एट नैम समिट क्या बोला उन्होंने, टेररिज्म एंड फेक न्यूज आर टू डेडली वायरसेस। अभी ऐसे ही कोरोना वायरस का हो रहा है कि कोरोना वायरस बहुत डेडली है, तो अभी एक दो और डेडली चीज के बारे में इन्होंने बताया कि टेररिज्म भी डेडली है और फेक न्यूज भी डेडली है। तो हमने देख लिया है दोनों का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी पे, टेररिज्म से क्या होता है और फेक न्यूज से क्या होता है। ठीक है, अब आओ नाम के बारे में देख लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाम ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटेड इन 1955। ठीक है, एशिया अफ्रीका बैंडंग कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें इसका कॉन्सेप्ट उजागर हुआ था। बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों था, ये 1950s का जो समय था, इस समय क्या हो रहा था, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, ये तीन जो रीजन है हमारे वर्ल्ड में, वहां पर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हो रहा था और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए मांग कर रहे थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए मांग कर रहे थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए जब इन्होंने बोला कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो ये बहुत छोटे छोटे से कंट्री यहाँ पर बन रहे थे। ठीक है, और उस समय हमें ये भी पता है वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था तो दो मेजर पावर यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों वर्ल्ड को पोलराइज कर रहे थे। तो जो नए नए कंट्री उभर के आ रहे हैं वो वॉर या ये सब चीज में अगर उलझ जाते हैं तो उनका क्या होगा, वो फंस जाएंगे वॉर में। ठीक है, वॉर में फंसेंगे तो उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना ग्रुपिंग बनाना शुरू किया और फर्स्ट टाइम इन्होंने एशिया अफ्रीका बैंडंग कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने सोचा कि क्या हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इन्होंने 10 प्रिंसिपल बनाया कि भाई ये प्रिंसिपल अगर फॉलो किया जाएगा तो छोटा और बड़ा दो जो भी कंट्रीज हैं वो सब के सब क्या करेंगे, वो सब के सब जो भी कंट्रीज हैं उन सबको बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, और उस इसी चीज को लेकर के, इसी चीज का जो इवोल्यूशन हुआ तो वो नाम बन गया। नाम कब बना, 1961 में नाम बन गया। ठीक है, उसके बाद नाम जब बना था तो उस समय कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे हमारे वर्ल्ड के, उन्होंने पार्ट लिया था इसमें और वो नाम बना रहे थे। तो इंडिया से कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया से सुकानारो, युगोस्लाविया से जोसेफ टीटो। ठीक है, इजिप्ट से अब्दुल नसीर थे, इजिप्ट से अब्दुल नसीर। ठीक है, घाना से कवामी। ये इतने लीडर्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे नाम को अटेंड किया था। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन क्या है नाम का वो देख लेते हैं। तो अभी जो है 120 मेंबर्स हैं। ठीक है, एज ऑन
अप्रैल 2018 कंप्राइजिंग 53 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से बहुत सारे नेशंस हैं, अफ्रीका से लगभग लगभग सारे के सारे नेशंस आ गए हैं। जितने भी कंट्रीज हैं हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, सबके सब नाम के मेंबर्स हैं। एशिया से 39 मेंबर्स हैं, लैटिन अमेरिका से कितने हैं, वो 26, और यूरोप से सिर्फ 2 है। कौन से 2? बेलारूस और अजरबैजान। क्योंकि ये चीज ध्यान में रखना है, यूरोप जो है वो बहुत पावरफुल कॉन्टिनेंट एक तरह से कह सकते हैं हम, तो वहां पर भी नाम का सपोर्ट हुआ। मोस्ट ऑफ द यूरोप क्या था, वो डिवाइडेड बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर था, लेकिन यहां पर 2 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने दोनों में से किसी का भी सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो वो कौन से 2 कंट्री थे, वो बेलारूस और अजरबैजान थे। ठीक है, उसके बाद अलग से 17 कंट्रीज जो हैं और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है नाम में। ठीक है, अब एक चीज हम ध्यान में रखेंगे कि जो बंडंग प्रिंसिपल था वो था क्या। जैसे इस समय 55 में बना था ना, बंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें 10 प्रिंसिपल सेट किए गए थे जो गवर्न करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ द नाम मेंबर्स। ठीक है, तो वो बंडंग कॉन्फ्रेंस था क्या, तो शुरू का जो 5 उसका प्रिंसिपल था वो हमारे पंचशील में भी देखने को मिलता है। ठीक है, पंचशील जो है हमारा, वो क्या था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सोवरेनिटी इंटीग्रिटी जो भी है वो, उसके बाद म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, दूसरे कंट्रीज में एग्रेसिव पोस्चर नहीं दिखाना है। जैसे चाइना भी क्या कर रहा है, एग्रेशन के पोस्चर में है ना, वो अपना बॉर्डर इंट्रूजन कर रहा है, हमारे बॉर्डर में घुस रहा है, ऐसा कर रहा है वो, तो वो एग्रेशन है, तो वो चीज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, तो यहां पर हमारे कश्मीर का मैटर बहुत ऊपर उठ जाता है ना कभी कभी। होना क्या चाहिए था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर के अपने इस बात को सेटल करें, लेकिन होता हुआ क्या कि हमने इसे यूनाइटेड नेशंस में लेकर के चले गए। ठीक है, और वहां पर अब क्या हो रहा है कि जब भी कश्मीर का कुछ इशू होता है तो सारे कंट्री कुछ ना कुछ बोलते हैं, भाई वो हमारा और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, इसमें दूसरे कंट्री को कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों जो भी कंट्रीज हैं हमारे आसपास जिनसे भी हमारा रिलेशन है, उन सबको हम इक्वल ट्रीट करें और एक दूसरे का फायदा हो उससे, उस तरह से ट्रीट करना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हम जैसे भी रहें हम पीसफुली रहें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। तो ये तो हमारा 5 हमारा पंचशील में भी मिलता है देखने को। ठीक है, उसके बाद जो है बंगडंग प्रिंसिपल, वो छठा क्या है, रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। अब जो भी इंटरनेशनल लॉज बनते हैं, जैसे यूएन क्लॉज है, तो उसका रिस्पेक्ट चाइना नहीं करता है। चाइना तो एकदम सारे प्रिंसिपल से हटकर है, उसका इंटरनेशनल रिलेशन कैसे चल रहा है वो पता नहीं। ठीक है, तो उसका वही चलता है, वो जस्टिस और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को रेस्पेक्ट नहीं करता है। फिर नॉन यूज ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। ठीक है, कलेक्टिव डिफेंस मतलब मिलिट्री पैक्ट हमने साइन कर लिया कि अब चलो लड़ाई करने, तो इससे होता क्या है कि मिलिट्री पैक्ट जितने भी कंट्री मिलकर के साइन करते हैं, मान लो 10 कंट्रीज ने मिलकर के साइन किया, ठीक है, 10 कंट्रीज ने मिल गए आपस में और साइन कर लिए सारे कंट्रीज, तो इसमें ये वाला जो कंट्री था ना वो सबसे पावरफुल कंट्री है। ठीक है, मान लो ये है हमारा यूएसए है। ठीक है, और इसके साथ जितने भी कंट्रीज हैं जो जिन्होंने इनके साथ मिलिट्री पैक्ट किया है, तो वो सब भी इसमें साथ में जुड़ गए। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, इस यूएसए का होता है। छोटे छोटे कंट्रीज है, ठीक है, चलो उनका डिफेंस हो जाएगा, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा होगा किसका, इस यूएसए का होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ गया। ठीक है, और इन 10 कंट्री को विदाउट मिलिटरीली कैप्चर किए बिना इसका कैप्चर हो गया उसके ऊपर। ठीक है, जैसे सब्सिडियरी अलायंस आपने सुना था जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के समय क्या होता था कि ब्रिटिशर्स बोलते कि हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे, तुम हमें खर्चा दो। तो वैसे ही होता है क्या, यूएसए बोलता है कि सबको ही खर्चा दो, हम लोग आपस में एक दूसरे का प्रोटेक्शन करेंगे, किसी एक पे भी अगर अटैक होता है तो सबको ही जाकर के अटैकर को पीटेंगे। ठीक है, ऐसा ये कर रहे हैं। तो ये नाटो टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसके साथ साथ ये और भी चीजें करते हैं, जैसे कि अभी ये सब के सब क्या हो गए, इवॉल्व हो गए, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग बन चुके हैं ये सब के सब। अब ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हमें अगर किसी के ऊपर अटैक करना है विदाउट एनी रीजन तो सबको ही चलो, उस टाइप का में ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, अगर तुम अटैक करोगे, एक भी इसमें से खतरे में आता है, तो ये सेल्फ डिफेंस में नाटो एक्ट करता है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? सेल्फ डिफेंस वाला चीज अलग है और मिलिट्री अलायंस फॉर एग्रेसिव पोस्चर वो अलग होता है। ठीक है, नाटो एग्रेसिव पोस्चर वाला मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस वाला है जो कि यूएन चार्टर के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये जो होता है ना कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट हमने कर लिया कि सबको एक दूसरे का प्रोटेक्शन करेंगे, ये सब चीज करेंगे, तो इस तरह से होता क्या है भाई, सबसे बड़े कंट्री का फायदा होता है और बाकी सारे कंट्री का वेल्थ ड्रेन होता है बिना मतलब के डिफेंस में। ठीक है, अगर डिफेंस में ज्यादा खर्च होता है तो बाकी सारे सेक्टर से पैसा हटता है, जैसे ही डिफेंस बजट बढ़ेगा सोशल सेक्टर बजट घट जाएगा, बाकी फाइनेंसेस घट जाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सारे कंट्रीज का मान लो डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, यूएस ने अपना डेवलपमेंट कर लिया, अब इसे मिलिट्री में ज्यादा बजट चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, सबको बोला है तुम सब भी पैसा दो और साथ में रहेंगे हम लोग। लेकिन ये सारे कंट्रीज में मिलिट्री उतना जरूरी नहीं है अभी, अभी यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ज्यादा। ठीक है, तो इससे फायदा हो जाता है सबसे स्ट्रांगेस्ट कंट्री का, तो उस तरह का चीज नहीं करना है। ठीक है, कोल्ड वॉर के समय यही हो रहा था, यूएसए का एक ग्रुप बन गया था और एक यूएसएसआर का। ठीक है, ये एक यूएसएसआर का। अब ये दोनों ग्रुप आपस में खूब सारा बॉम्ब्स बना रहे हैं कि दूसरे को डिटर कर सके, डिटरेंस के रूप में बॉम्ब बना रहे हैं, तो इसमें सारा बॉम्ब का खर्चा कहाँ से आ रहा है? अब हॉस्पिटल का खर्चा और एजुकेशन का खर्चा काट करके आ रहा है, और यूएसए ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और यूएसएसआर ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो ये किसके लिए बना? यूएसएसआर को लग रहा था कि यूएसए मेरे के ऊपर अटैक करेगा और यूएसए को लग रहा था कि यूएसएसआर मेरे ऊपर अटैक करेगा, तो इसीलिए इन दोनों ने मिल करके एक एक अपना बना लिया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फायदा किसका हुआ? यूएसए का। फायदा किसका हुआ? यूएसएसआर का। बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज मिले इसमें साथ में, उनका कोई फायदा अलग से हुआ नहीं। ठीक है, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि अगर वो न्यूट्रल रहते तो ना यूएसए उसके ऊपर अटैक करेगा ना ही यूएसएसआर अटैक करेगा। ठीक है, न्यूट्रल रहेंगे तो दोनों में से कोई भी अटैक नहीं करेगा, तो उनका डिफेंस बजट बच जाता है इसमें। लेकिन इन्होंने क्या किया, साइड ले लिया। साइड लेने से क्या हुआ कि अब यूएसएसआर को लगने लगा ये कंट्री तो यूएसए के साथ है, तो हम इसके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, तब झूठ मूठ का बजट बढ़ा लो अपना डिफेंस का। ठीक है, ये चीज हो जाता है। फिर इक्वलिटी अमंग ऑल रेसेस ऑफ एंड ऑफ इक्वलिटी अमंग ऑल नेशन। तो यहाँ पर रेसेस का क्यों हुआ? क्योंकि जब अफ्रीकन कंट्रीज में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू था, वो क्या था? अपार्थाइड का। अपार्थाइड, ठीक है, अपार्थाइड का एक इशू था, तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, तो उस चीज को हमें रोकना था, रेसेस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, क्योंकि उनका इंडिपेंडेंस मूवमेंट उस चीज पे बेस्ड था। जैसे हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट किस चीज के ऊपर बेस्ड है? सत्याग्रह, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। वैसे ही वहां पर अपार्थाइड एक बहुत बड़ा इशू था। हमारे देश में क्या है? अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस चीज को हम रोकते हैं ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना वो सब चीज की ये नहीं करना है हमें। तो उसी तरह से इस इंटरनेशनल रिलेशन में भी यही हुआ। ये इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में हमने अनटचेबिलिटी को नहीं डाला है, लेकिन इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डाला। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बाहर से आते थे कॉलोनियल पावर, वो बोलते थे कि हमारा रेस सुपीरियर है, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इसीलिए ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होना ऑब्वियस था इस 10 प्रिंसिपल में। ठीक है, सारे नेशन इक्वल है, सारे रेसेस इक्वल है, ये 8वां प्रिंसिपल है। 9वां प्रिंसिपल क्या है कि सारे फंडामेंटल राइट्स और यूएन चार्टर का हम रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, यूएन चार्टर क्या है? सारे नेशन का मिलजुल करके जो कंसेंसस बेस्ड एक चार्टर बनाया गया वो है यूएन चार्टर। और ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब कहीं भी बेमतलब का मार काट ये सब चीज नहीं होगा। ठीक है, फिर राइट ऑफ एवरी नेशन टू सेल्फ डिफेंस। ये सेल्फ डिफेंस वाला चीज हमने दे दिया कि तुम खुद से अपना डिफेंस कर सकते हो। भाई कोई किसी के ऊपर अटैक कर देगा तो वो ये तो नहीं बोलेगा भाई हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाले हैं तो हम कोई दूसरा रिटेलिएशन नहीं करेंगे। भाई हमें अपना सोवरेनिटी भी तो बचाना है। यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सोवरेनिटी। अब दूसरा नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है मेरा तो हम थोड़ी जा करके उसका रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये 10 प्रिंसिपल जो है बैंडंग में हुआ था, बैंडंग कॉन्फ्रेंस, एशिया अफ्रीका बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 में। तो उसमें ये 10 प्रिंसिपल्स आए थे निकलकर, और इसी 10 प्रिंसिपल्स पे हमारा नाम आधारित है। ठीक है, नॉन अलाइंग मूवमेंट इसी पे आधारित है। नॉन अलाइंग मूवमेंट हमने पढ़ लिया पूरे अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ?
अब आ जाओ सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये भी बहुत न्यूज में रहा है। पहले तो हाल फिलहाल में ही इंडिया और पाकिस्तान को इसमें मेंबरशिप मिली, ये पहला। और दूसरा, अभी कोविड जब हुआ तो सभी देशों ने, जो भी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में देश हैं, वो सब के सब मिल करके बोले कि हमें एक साथ होकर के पैंडेमिक का फाइट करना, पैंडेमिक से फाइट करना है। ठीक है, तो सारे मेंबर स्टेट क्या है लिखा हुआ, ये न्यूज में आ गया हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है, हम देखते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो ये जो है यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसे ये मत समझ लेना कि ये मिलिट्री पैक्ट है, जैसे नाटो है वैसा ये नहीं है। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल टॉक भी होता है, इकोनॉमिकल टॉक भी होता है, और सिक्योरिटी के इशू में भी बात की जाती है। ये कब बना था, तो 2001 में बना था एज अ ये संघाई 5। ठीक है, 2001 में ये बन गया। तो इससे पहले कौन सा था ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्रेडिसेसर था संघाई 5। ये 2001 में बना संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो संघाई 5 कब बना था, तो 1996 में बनाया गया था। इसमें 5 ही कंट्री थे, चाइना था, रशिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और तजाकिस्तान था। ये सारे कंट्रीज कैसे, ये रशिया है मान लो, ये चाइना है, ठीक है, ये चाइना है, ये चाइना है। ठीक है, अब किर्गिस्तान किजाकिस्तान ये इस पोर्शन में, तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ एशिया जो है वो सारा का सारा इसमें आ गया था। तो अभी इसमें क्या हमने जोड़ा, यहाँ पर पाकिस्तान भी जोड़ दिया, यहाँ पर इंडिया भी जोड़ दिया। तो ये अब मोर एशियन लग रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एशियन लग रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है कि सारे के सारे देश अपने सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और सर संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2 लैंग्वेज है ऑफिशियल, रशियन और चाइनीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 परमानेंट बॉडीज होती हैं। पहला होता है एससीओ सेक्रेटेरिएट बेस्ड इन बीजिंग, और सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स। ठीक है, बेस्ड इन तशकंद। तो ये रैट्स जो है ना, यही मिलिट्री वाला चीज है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज रहती हैं। तो रैट्स का काम क्या होता है, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अगर जरूरत पड़ा तो उनसे वो फाइट लेंगे। ठीक है, टेररिस्ट को हटाना है हमें, क्योंकि इसका मेन मोटो ही है कि हमें एशिया को सिक्योर करना है। तो एशिया को सिक्योर या फिर किसी भी रीजन को सिक्योर करने के लिए वहां पर से हमें एंटी सोशल एलिमेंट्स को हटाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा एंटी सोशल एलिमेंट कौन है, टेररिस्ट। वो पूरे सोसाइटी में टेरर फैला के रखता है। तो उससे लड़ने के लिए एससीओ में क्या है, रैट्स। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि ये एक नाटो टाइप का चीज नहीं है। वैसा है इसमें कि मिलिट्री, सारे कंट्रीज के मिलिट्री आएंगे यहाँ पर, सारे कंट्री मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जैसे नाटो में होता है। लेकिन इसका एम सेल्फ डिफेंस टाइप का कुछ वैसा नहीं है कि मेरे पे अटैक हुआ तो बाकी सब जाकर के अटैक करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, अगर रीजन पे कोई खतरा आएगा तो सबके सब जाएंगे वहां पर। तो रीजन पे खतरा कैसे आएगा, तो सबसे बड़ा खतरा है हमारा टेररिज्म। तो टेररिज्म से हमें फाइट करना है। ठीक है, समझ में आ गया संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन मोटो है और ये कैसे नाटो से डिफरेंट है। तो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, 8 मेंबर्स हैं हमारे एससीओ में। कौन कौन से, इंडिया है, पाकिस्तान है जो उसकी सबसे नए नए कंट्रीज हैं, चाइना है, रशिया है। ठीक है, समझ में आया। अब ये 3 जो कंट्रीज हैं ये मिडिल ईस्ट के कंट्री है, सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज जो है ना, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, ये 5 ओरिजिनल मेंबर्स थे। उसके बाद जब छठा ये आया ना, छठा उज्बेकिस्तान, तो ये बन गया संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अभी नए नए 2 आए हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान है। तो इसमें देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही ये है डेमोक्रेटिक टाइप का लग रहा है। इसमें सारे के सारे बहुत डाइवर्सिटी है कंट्रीज में। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एकदम राइवल, चाइना और रशिया भी राइवल्स। ठीक है, ये 2 राइवल ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन बन गया ना, कि चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, रशिया सपोर्ट करता है इंडिया को, और दोनों के दोनों बहुत बड़े पावर है। ठीक है, तो ये
ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ही डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस रहने चाहिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट हमारे वर्ल्ड में कहाँ है? इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रायंगल है ना, ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। तो ये तीनों की तीनों कंट्री यहाँ पर होने से ये ऑर्गेनाइजेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी इन तीनों में कुछ भी दिक्कत होगा तो इस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशन किया जा सकता है, डायलॉग हो सकता है, ठीक है। उसमें रशिया जैसा बड़ा पावर है तो ये मीडिएट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन रहना बहुत जरूरी है वर्ल्ड में ऑर्डर बना के रखने के लिए, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान कहाँ पे इंक्लूड किए गए थे? तो आस्ताना समिट कजाकिस्तान इन 2017 में इन्हें एडमिट कर लिया गया था एज अ मेंबर, और 2018 में इन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था मीटिंग को एज अ मेंबर स्टेट, ठीक है। अब आ जाओ G20, ठीक है। G20 क्या है? G20 एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ नेशंस। तो G20 भी अभी न्यूज में आया। तो पी क्यों आया? तो पीयूष गोयल जो है उन्होंने बोला कि G20 नेशंस जो है उन सबको क्या करना चाहिए? इंश्योर करना चाहिए कि सारे के सारे इसेंशियल मेडिसिन का सप्लाई हो और सबके सब एक्सेसिबल हो सबके लिए। तो G20 नेशंस जो है ना वो बहुत ही बड़ा नेशन है। G20 नेशन में सारे के सारे मेजर कंट्रीज हैं। कैसे? तो यूएसए है, चाइना है, इंडिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, कोरिया है, जापान है, कनाडा है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ठीक है। और तो झंडा नहीं, ये टर्की है, ये फ्रांस है, और ये इटली है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। एक इसमें से जर्मनी है, ये जर्मनी है, ठीक है। ये नहीं, ये रशिया है, रशिया, ये रशिया, ठीक है, रशिया है, ये जर्मनी है, नहीं ये फ्रांस है, ठीक है। सारे कंट्रीज का फ्लैग इस तरह, ये ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। तो सारे मेजर नेशंस हमें दिख रहे हैं हमें कहाँ? G20 में। जितने भी बड़े नेशंस का आप नाम सोचिएगा वो सबके सब G20 में रहेंगे। तो G20 एक ग्रुप है जिसको बनाया किसने था? G7 ग्रुप ने। ये एक ऐसा नेशन है, ऐसा ग्रुप है जिसको बनाने वाला भी एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप बना दिया। तो अब देखते हैं न्यूज में हुआ क्या। तो G20 जो नेशन है, G20 नेशन स्टार्ट कब हुआ था? तो 1999 में एज अ मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर, ठीक है। तो हुआ क्यों था? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। इस समय एशिया में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, जिस कारण से सारे के सारे देश जो थे ना उन्होंने सोचा भाई एशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो सारे बड़े कंट्री ने सोचा कि भाई हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम एशिया को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल के लाए। तो सारे बड़े कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स थे, उन्होंने एक साथ मीटिंग बुलाई और बैठे, और उस ग्रुप को हमने बोला कि ये G20 है, ठीक है। G20 जब 2008 का क्राइसिस हुआ था तो उस समय भी G20 ग्रुप्स ऑफ नेशंस ने मिल करके डिसीजन लिया था कि किस तरह से हमें इस फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना है। ये पूरे वर्ल्ड पर आ गया था उस समय। ये 1999 में तो सिर्फ एशिया पे था, 98 में हुआ था असल में एशिया में, और 99 में ये ग्रुप बना, ठीक है। तो ये G20 नेशंस जो है ग्रुप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। इसीलिए ये 2008 में भी इस ग्रुपिंग का मीटिंग हुआ था, ठीक है। इस ग्रुप में कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन है, इसीलिए ये 20 ग्रुप ऑफ 20 हो गया, तो G20, ठीक है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था? तो ये हमें पता लग गया, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997-98 में। उस कारण से सारे के सारे बड़े कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर सेंट्रल बैंक के आकर के बैठे और एक डिसीजन लिया कि क्या करना होगा। तो ये बना कैसे? तो G7 के जो मेंबर्स थे, G7 सबसे टॉप टॉप लेयर जो बोला जा सकता है उसमें है। G7 में सबसे बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो सारे के सारे G7 कंट्रीज हैं। उन्होंने सोचा कि हम तो बड़े हैं, ठीक है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन उतना तो है नहीं। इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, 1.4 हो चुका है, 1.4 बिलियन, ठीक है। तो ये हमारा पॉपुलेशन अभी बहुत कम है। हमारा टोटल इकोनॉमी, ठीक है, हम मानते हैं 45% से ज्यादा है, लेकिन अभी भी
हमारे मेजर इकोनॉमी जो डेवलपिंग कंट्री है, मेजर डेवलपिंग कंट्रीज, उन्हें हमने हमारे अंदर शामिल नहीं किया गया। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं वो असल में G7 कंट्रीज नहीं गुजर रहे हैं उतना, ठीक है। वो कौन गुजर रहे हैं? G20 कंट्रीज गुजर रहे थे 1997 में, एशिया में आया था। G7 में कौन कौन से? यूएसए है, ठीक है, यूके है। तो ये लोग जो है वो G7 में, और एशियन क्राइसिस से इनका कोई मतलब नहीं था, मतलब था लेकिन उतना इन्हें इफेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो इन्होंने सोचा एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर कि हमें अच्छा एक ग्रुपिंग बनाना होगा जो कि डिसीजन ऐसा ले कि इस क्राइसिस से हम बाहर निकल सके। तो इन्होंने G20 मीटिंग बुलाई, तो G7 ने G20 को बना दिया, ठीक है। G20 क्या रिप्रेजेंट करता है? G20 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। जितने भी कंट्रीज है उनका सारा जीडीपी जोड़ो तो ग्लोबल जीडीपी का 85% है। 80% जो है वहां पे जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो G20 कंट्रीज में होता है, ठीक है। और वर्ल्ड का 65% पॉपुलेशन कहाँ है? तो G20 कंट्रीज में है, ठीक है। उसके बाद इन 2008 फर्स्ट G20 लीडर समिट वाज हेल्ड एंड द ग्रुप प्लेड अ की रोल इन रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये मैंने बताया, ठीक है। 2008 में ये ग्रुप का मीटिंग हुआ था जिससे कि जो वर्ल्ड क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन लिया गया था एज एट अ ग्लोबल लेवल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, हम पढ़ेंगे ओसाका ट्रैक। ओसाका ट्रैक क्या है? तो हम एक चीज जानते होंगे, अभी हाल फिलहाल में एक टर्म आया था, डेटा डिक्टैट। डेटा डिक्टैट, ठीक है। डेटा डिक्टैट आया था आरबीआई की तरफ से, आरबीआई। तो आरबीआई ने बोला था जितने भी हमारे देश में फाइनेंशियल कंपनीज हैं जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सारे के सारे जो भी पेमेंट वाले कंपनीज हैं, उन सभी को क्या करना होगा? अपने इंडिया के बॉर्डर में ही, इंडियन बॉर्डर में, इंडियन बॉर्डर में सारा का सारा डेटा, पेमेंट डेटा जो है वो इंडियन बॉर्डर में ही रखना होगा। डेटा को लोकलाइज करो, ठीक है। डेटा लोकलाइजेशन के लिए इंडिया ने एडवोकेट किया था, ठीक है। तो इस डेटा लोकलाइजेशन से क्या हो रहा था? जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है जैसे अमेजन हुआ, ठीक है, गूगल हुआ, ये सब के सब बोल रहे थे भाई मेरा सर्वर मेन वाला तो है यूएसए में, तो हम इंडिया में डेटा कैसे रखेंगे? तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि सर्वर ना है, तुम यहाँ पे सर्वर बनाओ, ठीक है। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि अगर कुछ भी दिक्कत होती है, डेटा से हमें डेटा निकलवाना है या फिर हमारे डेटा पे सिक्योरिटी थ्रेट आता है, तो उस पे कौन सा लॉ अभी एप्लीकेबल हो रहा है? यूएसए का लॉ, क्योंकि वो यूएसए में है। अब इंडिया का कोई प्रॉब्लम है तो वो यूएसए के लॉ से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसका लॉ अलग है, हमारा लॉ अलग है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमारा प्रॉब्लम अगर होगा कुछ भी तो हम यूएसए के लॉ पे थोड़ी डिपेंड रहेंगे, हम अपने लॉ से उसे डील करेंगे। तो इसीलिए इंडिया ने बोला, साउथ अफ्रीका ने बोला, ठीक है, और इंडोनेशिया ने बोला, क्या बोला? कि हमारे कंट्री में अगर कोई पेमेंट वेमेंट हो रहा है तो सारा का सारा डेटा कहाँ रहेगा? हमारे ही कंट्री में रहेगा। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री थे, जैसे कौन? जापान। जापान जो है ये ओसाका ट्रैक का लीडिंग कंट्री है। ये बोल रहा है कि भाई डेटा लोकलाइजेशन तुम करोगे तो एक तरह से क्या कर रहे हो तुम? जितने भी नेटवर्क कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, उन सब के ऊपर तुम अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग और बाकी सब जो नया नया टेक्नोलॉजी आया, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सब चीज को तुम इरिलेवेंट बना रहे हो, ठीक है। अब सारा डेटा तुम अपने कंट्री में रखोगे, अब दूसरा आदमी जो है वो दूसरे कंट्री चला गया तो उसका डेटा तो पीछे छूट गया। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन मोटो क्या है? कि एक जगह सेंट्रलाइज रहेगा सारा डेटा, वहां से तुम कहीं भी रहो अपना काम कर सकते हो। अब हर एक कंट्री में तुम डेटा लगाते रहोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग का तो ऐसे ही बैंड बच गया, टेक्नोलॉजी इरिलेवेंट हो जाएगा। इसलिए जापान ने बोला कि ये ठीक नहीं है, डेटा लोकलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है, उसे रिमूव करना चाहिए, इस तरह के प्रोविजंस को नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को बोला गया ओसाका ट्रैक। और कंट्री जो जो बाइकआउट कर रहे हैं इसको कौन कौन से है? तो इंडिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया बोल रहे हैं नहीं नहीं, डेटा लोकलाइजेशन ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाओ, ट्रैवल बबल। अभी जो कोविड-19 हुआ तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज में, सारे करके सारे कंट्रीज ने इंटरनेशनल ट्रैवल को बैन किया,
इंटरनेशनल ट्रैवल बैन हो गया। ठीक है, अब ट्रैवल बैन हुआ तो भाई एयरलाइन कंपनीज का तो बैंड बज गया होगा, क्योंकि अब उन्हें कस्टमर तो मिल नहीं रहे हैं। वो एयरपोर्ट पे अपना प्लेन को पार्क करके छोड़ दिए, अब पार्किंग का भी चार्ज लगता है वहां। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस में वो जा रहे थे। तो इस चीज को रोकने, इससे उबरने के लिए क्या किया गया, कुछ ही दिन में, जैसे जब कोविड फैला तो कुछ ही दिन में कुछ कंट्रीज जो रहे, ठीक है, कुछ कंट्रीज जो थे वो किस चीज में सक्सेसफुल रहे, कोविड से डील करने में सक्सेसफुल रहे थे। कुछ कंट्रीज जो थे, जैसे बाल्टिक कंट्रीज, यहाँ पर कोविड उतना अच्छा से फैल नहीं पाया। ठीक है, तो ये लगभग लगभग सेफ कंट्रीज थे। तो इन कंट्रीज ने क्या बोला कि भाई हमारे अंदर तो कोविड नहीं है उतना, तो हम क्या करते हैं, आपस में ट्रैवलिंग को अलाउ कर देते हैं। ठीक है, ट्रैवल बबल जो होगा, एक तरह का बबल हमने बना दिया। अब इस बबल के बाहर के कंट्रीज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जो जो कंट्रीज में कोविड अच्छे से कंटेन हो चुका है, बस वो कंट्री आपस में ट्रैवल ये सब चीज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का बबल बन गया जिसमें बाहरी कंट्रीज को हम अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो कंट्रीज हैं बस वही रहेंगे। तो इसमें इस बबल में इंटर करने का क्या रिक्वायरमेंट था कि भाई सारे के सारे कंट्रीज जो इसमें रहेंगे वो सक्सेस होना चाहिए, गुड लेवल ऑफ सक्सेस इन कंटेनिंग नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक, जो है वो उसे डोमेस्टिकली कंटेन कर लिया रहना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इंडिया में जैसे धड़ाधड़ भाग रहा है तो इंडिया और यूएसए बन गया ट्रैवल बबल, वो नहीं होना चाहिए। जो जिन्होंने कोरोना वायरस को अच्छे से कंट्रोल कर लिया वो ट्रैवल बबल में जाएंगे। ठीक है, ट्रैवल बबल ये जो टर्म है किसने बताया, 3 बाल्टिक स्टेट्स जो थे उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया, पॉइनियर किया इसे। ठीक है, तो कौन कौन से 3 कंट्रीज थे, इस्टोनिया, लैटिवा और लिथुनिया। ये 3 कंट्रीज में कोरोना वायरस अच्छे से फैल नहीं पाया। ठीक है, इसे कंटेन कर लिया गया। तो इन 3 कंट्री ने बोला कि हम लोगों ने अच्छे से कंटेन कर लिया है कोरोना वायरस को, तो हमें आपस में डरने की कोई बात नहीं, हम आपस में एक दूसरे से डोमेस्टिक पैसेंजर को शेयर करेंगे और हमारा एयरलाइंस ठीक से काम करता रहेगा, जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, और इसमें अगर कोई आदमी आता जाता है तो इन पर्सन को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। होता क्या था कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे तो आपके हाथ में बांध दिया जाता था एक नंबर कि 14 दिन तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, और घर के बाहर एक पोस्टर साट दिया जाता था कि इस घर में एक आदमी है जिसे क्वारंटीन किया गया है। ठीक है, तो वो क्वारंटीन का जो कंडीशन था वो इस ट्रैवल बबल में अगर ट्रैवल कर रहे हैं आप तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया ट्रैवल बबल क्या है। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या है ट्रैवल बबल में, तो पीपल फ्रॉम आउटसाइड कंट्री विलिंग टू ज्वाइन द बबल कॉरिडोर विल हैव टू गो इनटू आइसोलेशन फॉर 14 डेज। ठीक है, अगर ट्रैवल बबल के बाहर से अगर कोई आ रहा है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है। वन शुड नॉट हैव ट्रैवल्ड आउटसाइड द मेंबर कंट्री। ठीक है, अब उस कंट्री के बाहर उसे कभी भी ट्रैवल नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे हम इस्टोनिया के सिटीजन हैं, इस्टोनिया, अब इस्टोनिया के सिटीजन है तो ये बोल करके तो हम नहीं ना जा सकते लाविटा, लाटिवा हम नहीं जा सकते कि हाँ हम इस्टोनिया के सिटीजन हैं लेकिन हम घूम के आए हैं इंडिया से। ठीक है, तो इंडिया में बहुत कोरोना वायरस फैल गया है तो लाटिवा जो होगा वो बोलेगा कि भले ही तुम इस्टोनिया के मेंबर हो लेकिन तुमने कहाँ पे ट्रैवल किया है, इंडिया में, जहां पर कोरोना वायरस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए तुम्हें क्वारंटीन में 14 दिन रखा जाएगा। अगर तुम इस्टोनिया में ही रहते, कहीं और नहीं गए रहते, तो हम तुम्हें क्वारंटीन नहीं रखते। ठीक है, और क्या है भाई, वन शुड नॉट बी इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस एंड शुड नॉट हैव कम इनटू कांटेक्ट विथ एनीवन हु हैज बीन कोरोना वायरस इन्फेक्टेड। बस ये जो ट्रैवल बबल है ये इंश्योर कर रहा है कि आप कहीं कोरोना वायरस से सटे ना हो, तभी आप आराम से विदाउट क्वारंटीन हमारे बबल में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, बबल जो है वो सेफ पैसेज एक तरह से समझ लो कि कोरोना वायरस के समय में भी हमने एक सेफ पैसेज बना करके रख लिया। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज किसे बोलते हैं, बाल्टिक कंट्रीज, ये जो बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सी, उससे सटा हुआ जो जो कंट्रीज है उसे बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज 1991 में क्या हुआ था, इनके इलेक्टेड, पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बोला कि हम यूनाइटेड सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत यूएसएसआर से अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। ठीक है,
यूएसएसआर उस समय टूट गया था 1991 में, बहुत सारे कंट्रीज बने थे। ठीक है, और जितने भी ये तीन मेंबर्स जो बने, इस्टोनिया, लाटिवा, ये लोग बाल्टिक कंट्रीज, ये सब के सब क्या है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है? काउंसिल ऑफ यूरोप भी एक तरह का ग्रुप है, और इसे न्यूज में आने का एक कारण है कि जब 2014 में एक इंसिडेंस हुआ था, 2014 में एक इंसिडेंस हुआ था, रशिया जो था, रशिया ने यूक्रेन, यूक्रेन एक नेशन है, यूक्रेन कहाँ का है नेशन? एक मिनट, यूक्रेन जो है वो हमारा ब्लैक सी में है। ब्लैक सी का शेप इस तरह से है थोड़ा। ठीक है, यहां से एंट्री होता है ब्लैक सी में। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, क्रीमियन आइलैंड इसे बोलते हैं। यहाँ पर रशिया है और यहाँ तक क्रीमिया था। तो रशिया ने क्या किया, इस क्रीमियन आइलैंड पे कब्जा कर लिया मिलिट्रियली। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान हमारा पीओके के ऊपर कब्जा करके बैठा है ना, पीओके के ऊपर, तो ये पाकिस्तान का है नहीं। वैसे ही ये जो था, ये पहले रशिया का ही पार्ट था, क्रीमियन आइलैंड। ठीक है, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने बाद में क्रीमिया को दे दिया यूक्रेन को। ठीक है, उसके बाद रशिया को लगा कि हमने बेकार में दे दिया यूक्रेन को क्रीमिया, तो हम क्या करेंगे, क्रीमिया को वापस ले लेंगे। अब जब तुम एक बार किसी को कुछ दे देते हो, ठीक है, एज अ गिफ्ट, तो उसे तुम वापस नहीं लेना चाहिए जब तक वो खुद से ना दे। तो अब तुम्हें लगने लगा कि भाई ये गिफ्ट हमने बेकार का दे दिया, ये बहुत महंगा था, अब दे दो हमें, हम तुमको दूसरा चीज देंगे। वो तो नहीं करना है ना, वो ठीक नहीं है। तो वही चीज हो गया यहाँ पर कि रशिया ने पहले क्रीमिया दिया यूक्रेन को, फिर यूक्रेन से क्रीमिया वापस ले लिया। ठीक है, यूक्रेन से वापस ले लिया 2014 में। कैसे वापस लिया, तो अटैक करके। तो उस समय रशिया को बहुत सारे ग्रुप से आउटकास्ट कर दिया गया था। ठीक है, जैसे G7 बन गया था G8, लेकिन इसमें से हटा दिया गया रशिया को और फिर से ये G7 बन गया था। ठीक है, तो रशिया को इससे हटा दिया गया था। फिर यूरोपियन काउंसिल में भी रशिया मेंबर था, तो इसमें रशिया को क्या किया गया था कि तुम वोट नहीं दे सकते हो, रशिया से वोटिंग राइट छीन लिया गया था। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं रहा था इसके पास, तो ये वोटिंग राइट छीन गया था। अभी क्या हुआ कि रशिया ने अभी तक यूक्रेन को वापस नहीं किया है क्रीमिया, लेकिन इसका वोटिंग राइट रिस्टोर हो गया। ठीक है, वोटिंग राइट इसका रिस्टोर हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस नेशन के ऊपर सैंक्शन लगाया जाता है ना, अगर वो नेशन के ऊपर सैंक्शन का कोई असर ना पड़ रहा हो और वो और डेवलप किए जा रहा हो, किए जा रहा हो, किए जा रहा हो, तो बाकी लोगों को लगता है कि भाई बेकार का इसके ऊपर सैंक्शन है, इसको हटाओ, फालतू लगता है, मतलब बेकार सा हो जाता है, इनफेक्टिव है तो रख के क्या फायदा। तो उस तरह का चीज हो गया। तो रशिया के ऊपर से जो जो चीज था, रिस्ट्रिक्शंस, वो अब ग्रेजुअली हट रहा है। यहाँ तक कि ये भी बात हो रहा है कि रशिया को दोबारा से इस G8 में बुला लेते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है, तो इट इज द यूरोपियन कॉन्टिनेंट लीडिंग ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ठीक है, हुज स्टेटेड एम इज टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। ये तीन इसका स्टेटेड एम है कि हम क्या करेंगे, ह्यूमन राइट को अपहोल्ड करेंगे, डेमोक्रेसी को बनाएंगे और रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूरोपियन काउंसिल, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये यूरोपियन यूनियन का कोई मेंबर है या फिर यूरोपियन यूनियन से कुछ कनेक्शन है इसका, वैसा कुछ नहीं है। यूरोपियन यूनियन टोटली फाइनेंशियल यूनियन है। ये काउंसिल ऑफ यूरोप जो है, ये ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के लिए है। ठीक है, फिर यूरोपियन काउंसिल का काम क्या है, तो ये कब बना था, ये 1949 में बना था बाय द ट्रीटी ऑफ लंदन। इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो 47 मेंबर्स कंट्री है, विथ 28 मेंबर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। ठीक है, सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स इसके भी मेंबर्स हैं। लेकिन एक जो है रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, ठीक है, ये मेंबर नहीं है। ये कौन सा कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है, लेकिन इस काउंसिल का मेंबर नहीं है। ठीक है, सारे के सारे यूरोप के कंट्री हैं, बस एक
रिपब्लिक ऑफ बेलारूस इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, फिर देखिए काउंसिल ऑफ यूरोप में क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किससे के द्वारा बनाया गया है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स इसमें रहते हैं, प्लस क्या कौन रहता है, पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ मेंबर लेजिस्लेटर, इसमें लेजिस्लेटर और फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों के दोनों रहते हैं इसमें। ठीक है, और ये बनता है काउंसिल ऑफ यूरोप। तो आज का करंट अफेयर्स हमारा यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। तो एक बार और मैं याद दिला देना चाहता हूं कि बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन हमारा है 1 मंथ का 1600 रुपीज से, और ये बढ़ करके जाता है 24 मंथ्स के लिए 12,800 रुपीज के लिए। लेकिन ये बढ़ता तो है सब्सक्रिप्शन वाइज, लेकिन ये पर मंथ कॉस्ट जो है ये बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, और 12 मंथ और 24 मंथ्स में ये बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप ले तो ले 12 मंथ या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, तो आपको सही सफिशियंट टाइम चाहिए होगा। और इस सब्सक्रिप्शन को लेने वक्त आप ये मत भूलिए कि आप AP001 का कोड यूज करना है आपको, इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और ये सारे कॉस्ट कम होकर के कितने हो जा रहे हैं, 11,500 हो जा रहे हैं, 8,000 हो जा रहा है, 7,000 7,000 हो जा रहा है, 6,000 4,000 हो जा रहा है, 3,000 1,600 हो जा रहा है, 14,000 सॉरी। ठीक है, और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारा गाइडेंस आपके साथ रहेगा कंटिन्यूअसली, तो वहां पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पर्सनल कोचेस, फिर स्टडी प्लानर, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, वो सब कुछ वहां पर अवेलेबल होगा आपके लिए। और इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस स्टार्ट होता है हमारा 70,000 रुपीज से, जिसमें अगर आपने AP001 का यूज किया तो आपको 7,000 रुपीज का बेनिफिट होगा। ठीक है, और ये AP001 कोड जो है ये यूनिवर्सल कोड है। हमारे अनअकैडमी के ऊपर जितने भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होते हैं वो सब पे ये एप्लीकेबल है, और आपको दिलाएगा ये 10% डिस्काउंट, चाहे वो IIT का हो, रेलवे एग्जाम हो, UPSC एग्जाम हो, कोई भी हो, BPSC का भी हो, तो भी आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना आज का क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट।